हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं भरत कुमार और आप सबका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। और पता होगा हम पढ़ रहे हैं इस क्लास के अंदर पॉलिटिकल साइंस। ध्यान रखना है बीए सेकेंड ईयर के लिए है पॉलिटिकल साइंस, और आप ध्यान रखेंगे पेपर ये सेकंड पेपर है, ठीक है ना। सेकंड पेपर को ही हम देख रहे हैं, तो उसमें भी हम काफ़ी आगे आगे 10th लेसन है जिसका आज थर्ड पार्ट है। और 10th लेसन किसके बारे में? कॉल मार्क्स, बिल्कुल कॉल मार्क्स के बारे में। कॉल मार्क्स के बारे में उनके बहुत अच्छे अच्छे विचार हैं जो अपने एग्जाम में आते हैं, और कंपटीशन एग्जाम वालों के लिए इनके थ्योरी को जानना जरूरी है क्योंकि इनमें से ही प्रश्न बनते हैं। ओके, तो आज हम देख रहे हैं इनका जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है, ठीक है ना। हम सिद्धांतों की बात कर रहे हैं या फिर विचार की बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखना आज का है इतिहास की आर्थिक व्याख्या, ठीक है ना। मार्क्स ने इतिहास को आर्थिक गतिविधियों का एक क्रम बताया, एक आर्थिक घटनाक्रम बताए हैं। तो हम यहाँ पे विस्तार से देखेंगे और अलग अलग अवस्थाओं का भी यहाँ पे वर्णन करेंगे और बहुत ही अच्छे से देखेंगे। आपको इसको क्या करना है, जब पढ़ते हो तो नोट्स भी बनाते जाइए क्योंकि नोट्स आपके काम आएंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। और नोट्स हैं वह आपको रिवीजन में भी हेल्प करते हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हम इतिहास की यानी जो मार्क्स ने है वो इतिहास की आर्थिक आधार पर कहा है कि इतिहास में जो भी घटना हुई है ना वह किसी न किसी आर्थिक घटनाक्रम का ही परिणाम है। उसने कहा कि आर्थिक तत्व एक ऐसा है जो विश्व में अब तक हुई घटनाओं में महत्वपूर्ण रहा है और इन्हीं वजह से ये सब हुआ है, शोषण संघर्ष जो भी गतिविधियाँ होती हैं। तो इस बारे में यहाँ पे एक बात कही है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को सामयिक विकास के संबंध में प्रयुक्त अगर करें तो यह इतिहास की आर्थिक व्याख्या होगी। जिन्होंने इतिहास को कुछ विशेष और महान व्यक्तियों के कार्यों का परिणाम बताया है, तो मार्क्स कहता है कि इतिहास से सिर्फ किसी महान कार्यों, किसी महान व्यक्तियों के कुछ एक कार्यों को हम इतिहास की श्रेणी में नहीं मान सकते क्योंकि इतिहास है वो आर्थिक घटनाक्रम से जुड़ा हुआ है। तो कुछ महान व्यक्ति कुछ अच्छा कार्य करके गए तो वो इतिहास नहीं है, मार्क्स कहता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे मार्क्स की एक महत्वपूर्ण जो लाइन है कि इतिहास की सभी जो घटनाएं हैं आर्थिक अवस्था में होने वाली परिवर्तनों का परिणाम होता है। तो अभी जो बता रहा था वही लाइन आ रही है, इतिहास की सभी घटनाएं आर्थिक क्षेत्र से गुजरती है या आर्थिक अवस्था में परिवर्तन होता है। तो आर्थिक अवस्था में होने वाला परिवर्तन मात्र हैं। तो बस ये ध्यान रखना है। तो हम इस विचार को अच्छे से जानेंगे क्योंकि कॉल मार्क्स से क्या कहे कि इतिहास क्या है। इतिहास में जो भी घटना होती है, इतिहास तो वैसे आपको पता होगा इतिहास किसको कहते हैं, जो अतीत में घट गया है जिसको हम आज देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो अतीत की घटना इतिहास है। तो यहाँ पे कह रहा है इतिहास में जो भी हुआ है सभी घटना है वो कहीं ना कहीं आर्थिक अवस्था में परिवर्तन होने की वजह से हुआ है। मार्क्स कहता है इतिहास सिर्फ कुछ गिने चुने व्यक्तियों के कार्यों का परिणाम नहीं, वो कह रहा है कि इतिहास है वह उस समय की आर्थिक अवस्था में हुए परिवर्तन का परिणाम है जो हम आर्थिक कहते हैं। और यही इसको हम पूरे अच्छे से पढ़ेंगे इतिहास की आर्थिक व्याख्या में। तो मार्क्स कहता है कि सभी सामाजिक, राजनीतिक तथा बौद्धिक अवस्थाएं या बौद्धिक संबंध, सभी धार्मिक तथा कानूनी पद्धतियां, सभी बौद्धिक दृष्टिकोण जो इतिहास के विकास क्रम को जन्म देते हैं वे सब जीवन की भौतिक अवस्था से उत्पन्न होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। तो इसमें हम आगे देख रहे हैं कि मार्क्स ने इतिहास की जो व्याख्या है वो आर्थिक आधार पर की है, तो इसमें इसको इतिहास को 6 भागों में बांटा है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। मार्क्स ने अपनी इस आर्थिक व्याख्या के आधार पर अब तक की भावी मानवीय इतिहास की 6 अवस्थाएं बताई हैं। तो आपको बस ध्यान रखना है जो अवस्थाएं हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में मेरे हिसाब से आ सकता है। इतिहास की आर्थिक व्याख्या के बारे में मार्क्स के क्या विचार थे, या मार्क्स ने इतिहास की कितनी अवस्थाएं बताई, इतिहास की आर्थिक अवस्था में कितनी अवस्थाएं बताई।
अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे कितनी अवस्थाएं बताई, 6 अवस्था बताई है मार्क्स ने, हम पूरा अच्छे से समझेंगे। एक चीज ध्यान रखना कि इनमें से जो हम बात करेंगे, कंटिन्यू पढ़ेंगे, तो इनमें से जो प्रथम जो 4 अवस्था आती है, जो पहली 4 अवस्था, वे अवस्था समाज में गुजर चुकी है। यानी कि इतिहास से अब तक की घटनाओं और भावी में होने वाली घटनाओं को इतिहास क्रम में 6 क्रम में बांटता, 6 अवस्थाओं में बांटता है। तो कहता है मार्क्स कि इतिहास की जो 6 घटनाओं में से, 6 अवस्थाओं में से 3 अवस्था है ना, 6 अवस्थाओं में से 4 अवस्थाएं वो गुजर चुकी हैं। मार्क्स कहता है 4 अवस्थाएं वो मानवीय इतिहास के अंतर्गत गुजर चुकी है। समझ में आ रहा है? 6 अवस्था में से 4 गुजर चुकी है और शेष 2 अवस्थाएं अभी आनी बाकी है। तो इस तरह से मानवीय इतिहास की 6 अवस्थाएं बताई हैं। मानवीय इतिहास की 6 अवस्था बताई है और 4 अवस्था गुजर चुकी है, 2 अवस्था आने वाली है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे इतिहास की 6 अवस्थाओं को जो मार्क्स ने बताया है। पहली अवस्था ध्यान रखेंगे, आदिम साम्यवादी अवस्था। इसको समझना है। मार्क्स ने कहा कि सबसे पहले शुरुआत में मानव जंगल में पशु शरण की तरह था। तो वहाँ पर रहना पीना खाना कोई व्यवस्थित नहीं था, न तो कोई परिवार था, न समाज था और न ही संपत्ति थी। तो इसलिए वह हंटिंग शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। तो यहाँ पे ये भी कहा गया है कि परिवार वगैरह कुछ नहीं था, ना उनके कुछ आपस में संबंध हुआ करते थे। जैसे जानवर कुछ जंगलों में होते हैं तो उनके कभी देखा होता कहीं संबंध नहीं होते, इतने नैतिकता उसमें नहीं होती है। तो वो जो अवस्था थी आदिम अवस्था, जैसे हम कहते हैं आदिवासियों की अवस्था। तो आप एक चीज ध्यान रखना, मैं जो बता रहा हूँ ना, तो इतिहास की जो पहली अवस्था है ना, वो मार्क्स के एंड वाली अवस्थाओं से काफ़ी मिलती जुलती भी है। यानी बच्चा जब छोटा होता है, बुढ़ा होता है, तो उसके वो लक्षण दिखते हैं ना, लक्षण, वही बात यहाँ पे आ रही है। तो मार्क्स ने कहा आदिम साम्यवादी अवस्था वह अवस्था है जिसमें मानव है असभ्य था और समाज में जितने भी संसाधन मौजूद थे, जितने भी संसाधन उपलब्ध थे, उन सभी संसाधनों पर समाज के सभी व्यक्तियों का बराबर हक था। तो न तो शोषण था न कोई था, मतलब मानव पूरी तरह से जंगल में स्वतंत्र विचरण करने वाला एक व्यक्ति था। तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये अवस्था गुजर चुकी है। तो समझ गए हैं? कुछ एक पॉइंट लिख देता हूं। तो इस तरह से ये 4 पॉइंट यहाँ पे पहली अवस्था के बता दिए, आप लिख देना। स्वतंत्र अवस्था आदिम अवस्था थी जिसमें न तो परिवार था, न संपत्ति थी, न शोषण होता था और समाज में जो भी संसाधन उपलब्ध थे सभी के लिए थे। समझ में आगे नहीं आया? तो इस अवस्था में कुछ समय बाद परिवर्तन हुआ। क्या हुआ? क्योंकि मार्क्स ने कहा था इतिहास में आर्थिक गतिविधियों, आर्थिक घटनाक्रम में परिवर्तन होने से अवस्थाएं बदली। तो यहाँ पे यही बात आ रही है, स्वतंत्र आदिम अवस्था थी लेकिन कुछ परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पे इस अवस्था में न निजी संपत्ति, न विवाह, न परिवार, कुछ नहीं था, सब समान थे, कोई भी किसी का शोषण करने की स्थिति में नहीं था। इसलिए मार्क्स ने इसे आदिम अवस्था कहा गया। लेकिन धीरे धीरे भौतिक परिवर्तन या भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ और परिवर्तन के दौर पर दूसरी अवस्था आई, ध्यान रखना, दास अवस्था। कौन सी अवस्था आई? दास अवस्था। जब परिवर्तन शुरू हुआ, भौतिक संसाधनों में, भौतिक गतिविधियों में, भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ, अब व्यक्ति खेती और पशुपालन करने लगे। क्या करने लगा इस अवस्था में? इस अवस्था में वह खेती और पशुपालन करने लग गया। खेती और पशुपालन करने लग गया और इसमें समाज में निजी संपत्ति के विचार का उदय हुआ। साथ ही साथ समाज में निजी संपत्ति
निजी संपत्ति का उदय हुआ और यहीं से गड़बड़ शुरू हो गई। पैसे समाज में गतिरोध उत्पन्न करते हैं। बिल्कुल। तो मार्क्स कहता है कि इस अवस्था में भौतिक अवस्था परिवर्तन हुई तो लोग खेती और पशुपालन की ओर बढ़े और इस तरह से उनके जीवन में निजी संपत्ति पर्सनल एसेट्स मौजूद होने लग गई और श्रम विभाजन भी उठ खड़ा हुआ। श्रम प्रश्न मेहनत का, जिन व्यक्तियों के द्वारा उत्पादन के साधनों भूमि आदि पर अधिकार किया गया वे दूसरे के ऊपर अपना दास करने लग गए। मतलब संपत्ति तत्व मौजूद हुआ तब कुछ लोगों ने बहुत सारे संसाधनों पर अधिकार कर लिया। इस तरह कुछ व्यक्ति हैं वह खेती करने वाले थे लेकिन ज़्यादा संपत्ति वाले, कह सकते हैं कि उस समय संपत्ति का उदय हुआ, कुछ ने अधिकार क्षेत्र यानी अधिकार ज़्यादा कर लिया। तो इस तरह से उनके अधिकार क्षेत्र, कहने का मतलब है कि कुछ प्रभावशाली लोग हुए और कुछ हैं वो निर्बल रह गए, जो संसाधन क्षेत्रों पर अधिकार नहीं कर सके वह एक दूसरे के गुलाम हुए यानी दास बन गए। क्या बन गए? दास बन गए। क्योंकि खेती पशुपालन और निजी संपत्ति का उदय हुआ तो कुछ लोगों ने, जैसे जमींदार वगैरह जो होते हैं ना, बहुत सारे क्षेत्र जमीन को हड़प लिया और दूसरे व्यक्ति उस पर खेती करने को मजबूर हो गए और वे इनके दास बन गए। क्या बन गए? दास बन गए। तो इस तरह से इस अवस्था को कैसे समाप्त किया गया, यानी ये अवस्था कैसे बदली, तो वो भी ध्यान रखना है। तो इस अवस्था में बल भी था, क्योंकि एक बल अवस्था ही तो होती है जो दूसरों को निर्बल बनाती है, यानी बलशाली है वो दूसरों को दास बनाता था। तो अलग इस प्रकार आदिम समाज की स्वतंत्रता और समानता समाप्त हो गई। यानी यहाँ पे समझना है आदिम अवस्था में व्यक्ति सम्मान और स्वतंत्र था, लेकिन इस अवस्था में वह दास बन गया तो उसके अंदर या उसके पास जो स्वतंत्रता थी, फ्रीडम था और जो इक्वलिटी समानता थी वो समाप्त हो गई। क्या हो गई? समानता स्वतंत्रता समाप्त हो गई। और इस तरह से समाज में स्वामी और दास दो वर्ग बन गए। इस तरह से इसमें दो वर्ग बन गए, स्वामी और दास। क्यों बने? क्योंकि बल भी मौजूद था और निजी संपत्ति, तो निजी संपत्ति पर अधिकार और बल के द्वारा दो वर्ग बन गए, एक स्वामी वर्ग और एक दास वर्ग, दास अवस्था। तो अलग अलग वर्ग था। आर्थिक क्षेत्र में इस अवस्था के अनुरूप राजनीतिक संगठन स्थापित हुए और दर्शन तथा साहित्य की स्थापना हुई और आर्थिक बलबूते के आधार पर यहाँ पे राजनीतिक संबंध भी स्थापित हुए, यानी राजनीतिक संगठन। समझ में आ रहा है? राजनीतिक संगठन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राजनीतिक संगठन। तो इस तरह से ये सब संपत्ति और एक दूसरे पर अधिकार करने के लिए, संसाधनों पर अधिकार करने के लिए आर्थिक गतिविधियों के द्वारा हुआ और फिर राजनीतिक संगठन प्रभाव हुआ। अब ध्यान रखना है कि तीसरी अवस्था यानी दास अवस्था भी चली गई। तीसरी अवस्था आई सामंती अवस्था। तीसरी अवस्था आई सामंती अवस्था। तो सेकंड अवस्था क्यों समाप्त हुई, तो ध्यान रखना है। अब उत्पादन के साधनों में और उन्नति हुई, यानी जो उत्पादन हो रहा था ना वह और अच्छे से होने लगा और उत्पादन के अलग अलग तरीके आने लगे, नए नए तरीके से उत्पादन और संपत्ति उत्पन्न होने लगी। और अब लोहे के हल और करघे का चलन हुआ। इस अवस्था में लोहे के हल, करघे यानी उत्पादन के अलग अलग तरीके मौजूद होने लगे और कृषि, बागवानी और कपड़ा बनने का विकास हुआ। यानी अब कृषि व्यवस्थित हो गई, बागवानी और धीरे धीरे उद्योगों का विकास हुआ। क्या हुआ? उद्योगों का विकास। तो इस तरह से उद्योगिक जो महत्वपूर्ण क्षेत्र थे या जो औद्योगिक क्षेत्र थे उन औद्योगिक क्षेत्र पर सामंत वर्ग का प्रभुत्व होने लग गया। यानी जो बलशाली थे वे व्यक्ति हैं वो धीरे धीरे प्रभावशाली होने लगे, उनका उत्पादन क्षेत्र बढ़ने लगा, वह संपत्ति को ज़्यादा इकट्ठा करने लगे और उत्पादन के इन साधनों के सफल प्रयोग के लिए जरूरी था कि श्रमिक अपना कार्य रुचि और योग्यता के साथ करे। अस दास प्रथा के स्थान पर नवीन प्रकार के उत्पादन संभव हुए और सामंती अवस्था के नाम से जाने गए। यानी अब दास का औचित्य तो धीरे धीरे कम होता गया, सामंती अवस्था मौजूद होने लग गई। तो इस तरह से सामंत है वो भूमि के स्वामी हो गए, जो पहले स्वामी थे वो अब
सामंत के तौर पे थे और वह धीरे धीरे भूमि क्षेत्र के अधिकार करने लगे, औद्योगिक क्षेत्र पर भी इनका अधिकार होने लग गया और भूमि पर खेती और दस्तकारी का कार्य अब किसान करते थे। यानी किसानों को सिर्फ श्रमिक माना गया खेती और मजदूरी करने का, बाकी सारा काम था वह स्वामी थे। धीरे धीरे इंडस्ट्रियल के अंदर आ गए, डेवलपमेंट होने, यानी सामंत बन गए वो। और जो दास थे, दास अवस्था के अंदर इसमें भी दास थे, लेकिन कंडीशन थोड़ी ढीली दी गई और इसमें इस अवस्था में ही शोषण शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया? भयंकर शोषण होने लग गया इस अवस्था में, भयंकर शोषण। और इस शोषण के बलबूते पर स्वामी स्वामी बनते चले गए, शोषण से एक श्रमिक और ज़्यादा गर्त में चले गए और इस तरह से शोषण और शोषितों का संघर्ष इस अवस्था से शुरू हुआ। शोषित और शोषण, ध्यान रखना, शोषकों यानी सामंत और शोषित यानी जो शोषण होने वाले थे। इस तरह से शोषण का उद्भव हुआ, यानी संपत्ति उत्पन्न हुई और प्रभाव बल इतिहास गवाह करता है कि सामंत है वो प्रभावशाली दिखने लग गया। फिर जब ऐसा होगा तब एक और अवस्था आई, पूंजीवादी अवस्था। बिल्कुल, जो सामंत थे अब इतने ज़्यादा प्रभावशाली, बलशाली और संसाधनों के मालिक हो गए कि अब राज्य का आधे से अधिक संसाधन है कुछ लोगों के हाथ में आ गया। यानी जो सामंत थे अब पूंजी बहुत बड़े पूंजीशील व्यक्ति हो गए और इस तरह से एक तरफ जो मजदूर बन गए, श्रमिक हो गए, दूसरी तरफ पूंजीवादी व्यवस्था आ गई। यानी इस तरह से खेती का स्तर कम हो गया और जो इंडस्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर थे वह मजदूर की तरफ मजदूर और शोषण का शिकार होते चले गए और पूंजीवादी और ज़्यादा पूंजी को बढ़ाते चले गए। यानी आर्थिक संसाधनों पर पूंजीपतियों का ज़्यादा प्रभाव होने लग गया, पूंजीपतियों का ज़्यादा प्रभाव होने लग गया। यानी संसाधनों पर पूंजीपति वर्ग का आधिपत्य होने लग गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है ना। तो इस तरह से एक पूंजीपति वर्ग हो गया और दूसरा हो गया श्रमिक वर्ग। वर्ग संघर्ष तो यहाँ से शुरू हो गया था, लेकिन यहाँ आते आते समाज बढ़ गया पूंजीशील और श्रमिक वर्ग के बीच। इस तरह से पूंजीपति यानी पूंजीपति थे वो अपनी पूंजीशील शक्ति के कारण समाज को अपने अधिकार में लेने लगे और वे पूंजीपति हैं वो दूसरों का शोषण भी करने लगे। इस शोषण के परिणाम स्वरूप एक तो पूंजीशील और एक श्रमिक वर्ग, जिसको यहाँ पे इस अवस्था में दूसरा नाम दिया गया। यहाँ पे एक तो हो गया बुर्जुआ वर्ग, बुर्जुआ शोषक वर्ग, बुर्जुआ शोषक वर्ग, और दूसरा हो गया सर्वहारा शोषित वर्ग। तो ये दो वर्ग कब हुए? जब पूंजीवादी अवस्था में बुर्जुआ वर्ग, जो कुछ प्रभावशाली पूंजीपति लोग जिन्होंने समाज पे अधिकार कर दिया यानी शोषण करने वाले, और दूसरे सभी बाकी सामान्य लोग सर्वहारा एक ही कैटेगरी के जिनका शोषण हो रहा था इस अवस्था में। तो इस तरह से पूंजीवादी अवस्था में ये ऐसी अवस्था थी जिसमें पूंजीपति वो अपने डेवलपमेंट के सर्वोच्च स्तर पर चले गए। यानी कहते हैं ना, पूंजीपतियों का ये समय था जब वो अपने उस स्तर पे पहुंच गए, प्रभावशील पूंजीपति वर्ग। लेकिन धीरे धीरे ध्यान रखना कि पूंजीवादी व्यवस्था है वह समाप्त करने का कार्य शुरू होने लग गया, क्योंकि ये अवस्था थी लेकिन अब इस अवस्था में ढलान आने लगी। यानी पूंजीवादी युग के उत्पादन साधनों के अनुरूप ही इस युग में राजनीतिक व्यवस्था, नैतिक बल और साहित्य और दर्शन का प्रभाव तो शुरू होने लग गया। अब पूंजीपति और श्रमिक शोषक वर्ग के बीच संघर्ष शुरू होने लग गया और मार्क्स ने कहा ये शोषक यानी इस तरह की अवस्था चली गई है। अब पूंजीपति वर्ग धीरे धीरे कमज़ोर होने लग गया आगे वाली पीढ़ी में और सर्वहारा वर्ग है वो प्रभाव में आने लग गया, इस तरह से इस अवस्था पूंजीवादी उच्च अवस्था थी। लेकिन पता है ना कि अचानक कोई चीज़ अगर फेंकेंगे तो एकदम ऊपर जाने के बाद फिर वह धीरे धीरे नीचे आती है कि नहीं?
यानी हर किसी की लाइफ में ऐसा समय आता है जब वो अपने उस स्तर पे होता है और फिर ढलान की ओर भी झुकता है जब कुछ गलतियाँ उसकी जीवन में होती है। तो इस तरह से राजनीतिक अवस्था और साहित्य की गतिविधियों के द्वारा पूंजी वर्ग का प्रभाव कमजोर होने लग गया, अवस्था में परिवर्तन होने लग गया। यानी अब हम कहेंगे नेक्स्ट अवस्था थी श्रमिक वर्ग के अधिनायक। श्रमिक वर्ग के अधिनायकत्व की अवस्था। यानी अब पूंजीपति वर्ग तो धीरे धीरे सामान्य के अंदर आने लग गए और श्रमिक वर्ग हैं उनका अधिकार धीरे धीरे बढ़ने लग गया। यानी अब 5वीं अवस्था में श्रमिक वर्ग है उनका हुकूमत, उनका अधिकार रहेगा, उनकी बातों को, उनके अधिकारों को महत्व दिया जाएगा। यानी अब ज़्यादा अधिकार किनको अधिकार मिलेंगे? श्रमिक वर्ग को। पूंजीपति वर्ग ध्वस्त हो जाएगा और श्रमिक वर्ग का अधिकार है वो इस अवस्था में आएगा। तो श्रमिक वर्ग के अधिनायक तत्व की अवस्था है। इस युग में श्रमिक वर्ग है ना, वह उत्पादन के समस्त साधनों पर अधिकार करके पूंजी का अंत कर देगा। यानी इस अवस्था में जो संसाधन थे, संसाधनों पर पूंजीपति वर्ग की समाप्ति हो जाएगी और जो संसाधन थे वो सभी के लिए उपलब्ध होने की संभावना मौजूद रहेगी। यानी इस अवस्था में पूंजी वर्ग है वो समाप्त हो जाएगा। तो ध्यान रखना किस अवस्था में पूंजी वर्ग का अंत हो गया? श्रमिक वर्ग के अधिनायक तत्व में। तो इस तरह से पूर्व में अवस्था में आपने देखा है कि दास अवस्था और सामंती अवस्था थी, इसके बाद पूंजी अवस्था थी। तो इसमें फर्क ये है कि अब उत्पादन के साधन है ना, उस पर कुछ व्यक्तियों का अधिकार नहीं रहेगा। जैसे उत्पादन के साधनों पर यहाँ पे पूंजीपतियों का, सामंतों का, पूंजीवादियों का वर्ग था, लेकिन अब इस अवस्था में पूंजी वर्ग समाप्त हो रहा है तो संसाधनों पर अधिकार है वो सबका होने की आशंका रहेगी। यानी बहुमत श्रमिक वर्ग के द्वारा पूंजीवादी वर्ग के शोषण के विरुद्ध राज्य शक्ति का प्रयोग करेगा और पूर्णतया पूंजी वर्ग समाप्त हो जाएगा और संसाधन है वह सामूहिकता के रूप में उपलब्ध होने के रूप में रहेंगे। नेक्स्ट है, इस अवस्था में समझ गए ना, संसाधन है वह अब सबके लिए हित में मौजूद होंगे। यानी श्रमिक वर्ग हैं उनके हित में ज़्यादा आएंगे, यानी अब सभी के लिए वो उपलब्ध होंगे। नेक्स्ट है साम्यवादी अवस्था। यह मार्क्स के द्वारा बताई गई अंतिम अवस्था है। इस अवस्था के द्वारा समाज में न तो राज्य होगा और न ही वर्ग और न ही समाज। यानी जो वर्ग संघर्ष था ना वो अब यहाँ जाके समाज होगा। अब इस अवस्था में कोई वर्ग नहीं रहेगा कि पूंजी वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, कुछ नहीं। पूरी तरह से सभी सामान्य रहेंगे और पूंजीवादी तत्वों के यानी पूंजी तत्व ही समाप्त हो जाएगा और मानवीय इतिहास की अंतिम अवस्था है। और इस अवस्था में राज्यविहीन और वर्गहीन अवस्था है। मार्क्स द्वारा इस साम्यवादी अवस्था को विस्तार के साथ चित्रण नहीं किया गया, सिर्फ 2 बातें बताई थी। प्रथम तो यह कि यह समाज को यहाँ पे हटा दीजिए, यानी समाज तो रहेगा लेकिन ये जो समाज है वह राज्यविहीन और वर्गविहीन होगा। यानी ना तो इसमें राज्य जैसा कोई तत्व मौजूद होगा और न ही वर्ग बनेगा। राज्य वर्गीय संस्था है, अतः वर्गहीन समाज में राज्य स्वतः ही लुप्त हो जाएगा। जब वर्ग नहीं रहेगा तो राज्य भी नहीं रहेगा। और इस सेकंड कहता है कि इस समाज के अंदर जो वितरण, संसाधनों का जो वितरण है वह सबके लिए होगा। यानी अब संसाधन सबके लिए होंगे उपलब्ध। इसमें होगा क्या कि जो जितना टैलेंटेड है अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करेगा और उसी अकॉर्डिंग वह प्राप्त करेगा। इस अवस्था में पूंजीपति वर्ग या कुछ भी कोई वर्ग नहीं रहेगा और जो संसाधन राज्य में उपलब्ध है वो सभी के लिए रहेंगे। जो जितना काम करेगा वो उतना प्राप्त करेगा। इस अकॉर्डिंग ये साम्यवादी अवस्था आएगी। यानी ये 2 अवस्था अभी आनी बाकी है और 4 अवस्थाएं गुजर चुकी है, मार्क्स ने कहा। तो ये तो आप समझ गए पूरी तरह से। अब कुछ विद्वानों ने इस अवस्थाओं में कमियां बताई है, आलोचना की है। तो अब हम देखेंगे आलोचनात्मक पॉइंट। तो ये आप समझ गए होंगे, मेरे हिसाब से अच्छा पॉइंट था, अच्छे विचार थे ये।
पूंजीवादी वर्ग यानी कहने का मतलब इतिहास की जो व्याख्या मार्क्स ने की है। मार्क्स ने कहा कि इतिहास में जो भी घटना जो हुई वो